वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसको ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी अभी ब्लास्ट हो जाएगी। हमें फैंग की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी के सेल बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रहे हैं। इसका इफेक्ट हमें फैंग की बॉडी के बाहर भी देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो फैंग की बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फैंग की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है और उसके कोर की शेप भी चेंज हो चुकी थी। इसी के साथ फैंग ने ब्लड लुओ क्रिस्टल्स की पावर्स को संभाल लिया होता है और अब उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसका रीबर्थ हुआ है। वो अपनी न्यू पावर्स को फील करते हुए कहता है, ब्लड लुओ क्रिस्टल की पावर्स तो अमेजिंग है। मैं अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को फील करते हुए बता सकता हूँ कि ये तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। और फिर अब फैंग अपनी न्यू पावर्स को चेक करने के लिए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर्स पहले से 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ उसकी बॉडी की फंक्शनिंग भी 20 से 30% इंप्रूव हो चुकी थी। इसीलिए वो कहता है, एक ब्लड लुओ क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने से इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। अगर मैंने और भी ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया तो उनका इफेक्ट तो अनइमेजिनेबल होगा। तो इसीलिए वो अपना अगला टारगेट शीफेंग जियोंग को बना लेता है जो यांगेंग सिटी का सिटी लॉर्ड है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फैंग शीफेंग जियोंग के अड्डे पर जाकर उसके ऊपर हमला करता है पर उसने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के हमले को ब्लॉक कर लिया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट होने लगती है। और इन दोनों की ये स्टार्टिंग फाइट ही कितनी ज्यादा अमेजिंग है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसी से हमें मालूम हो जाता है कि शीफेंग जियोंग कोई मामूली सा बंदा नहीं है बल्कि वो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। उसके एक अटैक से ही सिटी में मौजूद सभी लोगों को मालूम हो जाता है कि जरूर सिटी लॉर्ड के घर में कुछ तो लोचा है। वहीं अब सिटी लॉर्ड गुस्से में लुओ फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने विला से बाहर ले आया था, जहाँ पर फैंग अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए उससे कहता है, ये अभी डोमेन मास्टर लेवल 2 पर है पर 9 लेवल के स्किल्स इस्तेमाल कर रहा है। शी फैंग जियोंग लुओ फैंग को बचकर भागने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फैंग को उसमें ट्रैप करके उसे मारने की कोशिश करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसकी डोमेन को ही ओवर पावर कर दिया था और फिर इन दोनों की अपने अपने वेपन्स के साथ कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें शी फैंग जियोंग लुओ फैंग को एक ही फटके में जमीन के ऊपर पटक के मारता है। जिसमें पहली बार में तो लुओ फैंग की सुध बुध गायब हो जाने लगी थी पर फिर वो खुद को संभालते हुए दोबारा से उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ फैंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शी फैंग जियोंग को जान से मारने की भी कोशिश करता है पर शी फैंग जियोंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट है। वो फैंग के सभी हमलों से बच पा रहा था और फिर ये दोनों आसमान में ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसमें ये दोनों ही हमें सिर्फ दूर से लाइट की तरह दिखाई देते हैं। फैंग के लिए शी फैंग जियोंग से लड़ पाना मुश्किल हो रहा था पर हम देखते हैं कि शी फैंग जियोंग इजीली फैंग के साथ फाइट कर रहा होता है। और अब क्योंकि इन दोनों में स्पीड फाइट हो रही थी तो हमें देखने को मिलता है कि शी फैंग जियोंग लुओ फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था और हमें भी लगता है कि शी फैंग जियोंग फैंग से जीत जाएगा। पर ना 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 ना, फैंग उसके अटैक से हिट होते हुए आसमान में जाता है और वहां से अपने मल्टीपल क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा शी फैंग जियोंग के चारों तरफ आके गिरता है। फैंग के इतने सारे क्लोन्स को देखकर शी फैंग जियोंग भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाता है पर वो उस पर पहले अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे नहीं पता था कि इनमें से रियल कौन है। तो जब फैंग के सभी क्लोन्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं तो वो उन्हें ब्लॉक करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन्स जो कि फ्लाइंग वेपन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। ये देखकर तो फैंग भी एक बार के लिए शॉक हो गया था कि ये स्पिरिचुअल मास्टर भी है। शी फैंग अपने पावरफुल फ्लाइंग वेपन्स के साथ साथ थंडरस्टॉर्म ले आता है जिससे फैंग के सारे क्लोन्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसको इतना ज्यादा पावरफुल देखकर फैंग उससे बचकर भागने की कोशिश करता है पर शी फैंग जियोंग उसे कहां बचकर भागने देने वाला था। वो अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स से फैंग के ऊपर हमला करने लगता है जिनको रोक पाना फैंग के लिए भी मुश्किल हो रहा था और वो लगातार इन्हें ही रोकने में लगा हुआ था कि तभी शी फैंग जियोंग भी आगे बढ़ते हुए अपने पावरफुल वेपन्स के साथ फैंग के ऊपर हिट करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए फैंग के हाथों से उसकी डिफेंसिव शील्ड छूट जाती है और अब इन दोनों के बीच दोबारा से स्वॉर्ड फाइटिंग होने लगती है जिसमें ये एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी के साथ टकरा रहे थे और ये हमें आसमान में बिल्कुल लाइट की तरह नजर आ रहे होते हैं पर इनके ब्लास्ट नीचे सिटी में मौजूद लोग ये देखकर डर रहे थे। पर एट द एंड हम देखते हैं कि फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटकने में कामयाब हो जाता है और ये फैंग ने उसके ऊपर अपना सोल अटैक किया था ताकि वो कुछ वक्त के लिए अपनी कॉन्शियसनेस खो दे और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी फैंग जियोंग के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसीलिए वो अंधाधुंध अपने अटैक्स इधर उधर करने लगता है ताकि फैंग उसके नजदीक आने की हिम्मत ना करे। पर हम देखते हैं कि फैंग उसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता हुआ उसे जान से मारने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि फैंग की स्वॉर्ड शी फैंग जियांग के गर्दन को चीर पाती, हमें पता चलता है कि ये तो शी फैंग जियांग का नाटक था फैंग को अपने करीब लाने के लिए और अपनी स्ट्रिक का फायदा उठाते हुए फैंग के अपने नजदीक आते साथ ही वो अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक करते हुए फैंग को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और फैंग भी ऐसा ही दिखावा करता है कि जैसे वो मारा गया। तो इस पर हमें देखने को मिलता है कि शी फैंग जियोंग
अपने गार्ड डाउन करते हुए लुओ फेंग की डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, वैसे तो तुमसे ये कहने का कोई फायदा नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कड़ी टक्कर देने वाला आज तक कोई नहीं आया। बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे एनिमी हो, तो तुम्हें मरना ही था। ये कहते हुए शी फेंग जियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग को नेक से पकड़कर उसके आर्मर को तोड़ देता है। फेंग का चेहरा सामने आते साथ ही वो कहता है, सरप्राइज। शी फेंग जियांग तो समझ रहा था कि लुओ फेंग मर गया है, पर रियलिटी तो हम जानते हैं। और उसने सरप्राइज इसलिए बोला था क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड शी फेंग जियांग की बॉडी के आर पार कर चुका है, जहां उसका कोर है। इस पर शी फेंग जियांग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो डगमगाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। फेंग अपने वेपन से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर अटैक करने में लगा दी, लेकिन उसी के साथ साथ अपने कोर को भी रिवील कर दिया। उसके ये कहते कहते में शी फेंग जियांग जमीन पर गिर जाता है। फेंग उसकी चेस्ट पर पांव रखते हुए कहता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मेरे कोर के बारे में मालूम कर सको, क्योंकि मेरा कोर मेरी बॉडी के अंदर है ही नहीं। ये कहते हुए फेंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उसकी बॉडी में घुमा देता है, जिससे अब शी फेंग जियांग का किस्सा यहीं पर खत्म। तभी हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम मास्टर चुन युताओ भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो सिटी लॉर्ड को मरा हुआ देखकर कहते हैं, ये शी फेंग जियांग वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर का फेवरेट डिसाइबल है, तो इसके पास बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स होंगे, पर ये बंदा जिसने इसको मारा है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, तो अब मैं इसे मारकर इससे वो सब कुछ हासिल कर लूंगा। वहीं हम देखते हैं कि फेंग को शी फेंग जियांग की स्टोरी रिंग से 2 ब्लड लुओ क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें अपने पास रखते हुए वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं ब्लड लुओ वॉरियर बन जाऊंगा। इससे मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे 100,000 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। फेंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है, जो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मारकर उससे क्रिस्टल चोरी करने की। ये आवाज सुनकर जैसे ही फेंग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर 2 अननोन बंदे दिखाई पड़ते हैं, और ये बंदे वही हैं जो सिटी लॉर्ड के गेस्ट बनकर आए थे, यानी कि स्पेशल इनवॉय हैं। इन स्पेशल इनवॉयज को देखकर सुप्रीम मास्टर फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और यह लड़का उनके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए वो डरते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं, जबकि फेंग उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे पता भी नहीं चला कि ये दोनों मेरे पीछे खड़े हुए हैं, और ये दोनों डोमेन मास्टर लेवल 9 के वॉरियर हैं। अगर मैंने अपनी रियल बॉडी के साथ इनसे फाइट की तो इन्हें हरा पाना आसान नहीं होगा, पर मेरी मूशा क्लैन बॉडी इन्हें हरा सकती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट फ्लैश की तरह है, और वो डोमेन मास्टर लेवल 9 से तो कहीं स्ट्रोंगर है। फेंग के माइंड में ये सब कुछ चल रहा होता है, जबकि उन दोनों के माइंड में सिर्फ फेंग को मारने का चल रहा था। तभी अब फेंग अपनी स्वॉर्ड को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम लोग मेरे टारगेट नहीं हो, इसीलिए मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। क्या तुम्हें फाइट करनी है? इस पर वो दोनों स्पेशल इनवॉइस, जिनमें से एक का नाम घोस्ट और दूसरे का शैडो है, घोस्ट फेंग से कहता है, हम इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉइस हैं, तुम हमारे ब्रदर को मारकर यूं ही नहीं जा सकते। और फिर वो अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, शैडो तुम यहाँ पर फॉर्मेशन लगा दो, मैं इस चोर को अपने हाथों से मारूंगा। और फिर फेंग और इसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फेंग घोस्ट को शैडो से अलग करने के लिए उसे आसमान में दूर ले जाने लगता है, और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अब क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। ये कहते हुए फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी को मूशा बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और जैसे ही शैडो उसके ऊपर हमला करता है तो फेंग की बॉडी वहां से गायब हो गई। ये देखकर घोस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वो फेंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, तभी फेंग उसके पीछे से आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और फेंग की इस लुक को देखकर तो वो डर जाता है। उसको इस तरह से चौंका हुआ देखकर फेंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, पर घोस्ट ने उसके हमले को अपनी एल्बो को सामने करते हुए ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर तो फेंग भी हैरान हो जाता है कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को इसने अपने एल्बो से रोक लिया, और साथ ही उसे रियलाइज होता है कि इसके आर्मर ने मेरे अटैक के इम्पैक्ट को इसकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब उसके आर्मर पर उसकी नजर पड़ती है तो वो फौरन पहचान जाता है कि ये तो प्रीमोडियल आर्मर है। ये एक हाई रैंक का डिफेंसिव आर्मर है जो स्काई स्क्रैपिंग आर्मर के बाद सेकंड नंबर पर है। इसके बाद फेंग और घोस्ट की लगातार फाइट होती रहती है, जिसमें वो इसके आर्मर की वीकनेस को ढूंढ लेता है, और इसकी इस वीकनेस का फायदा उठाते हुए फेंग अपनी 7 शैडो टेक्निक से इसे कंफ्यूज करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक, जो कि डेथ अटैक है, उससे इसके ऊपर हमला करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि घोस्ट कई सारे माउंटेन्स को तोड़ता हुआ दूर जा गिरता है, और उसका आर्मर ऑलमोस्ट ब्रेक होते होते बचता है। ये देखकर घोस्ट को भी गुस्सा आ जाता है कि अगर मेरा आर्मर और थोड़ी देर तक नहीं झेल पाता तो अब तक तो मैं मर चुका होता। इसीलिए वो इस फाइट को एंजॉय करने की बजाय इसमें अपना बेस्ट देता है और अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फेंग को जान से मारने की कोशिश करता है। पर अफसोस
अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंग उसकी डोमेन से बाहर आ चुका था तो वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। नीचे छुपा हुआ सुप्रीम मास्टर भी इन्हें देख रहा होता और वो भी कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा स्पेशल इनवॉय के साथ बराबरी की फाइट कर रहा है। मैं इन दोनों के इंजर्ड होने तक का वेट करूंगा और फिर अटैक करते हुए इनके ट्रेजर्स को छीन लूंगा। ये बुढ़ाओ सुप्रीम मास्टर यहाँ पर यह सब प्लानिंग कर रहा होता है जबकि हम देखते हैं घोस्ट के साथी शैडो को। उसको फैंग और अपने साथी की फाइट को देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, घोस्ट तुम आखिर इसके साथ यूं टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसे अभी जान से मारो। इस पर अब घोस्ट भी फैंग के अपने करीब आने का इंतजार करता है और उसके करीब आते साथ ही वो फौरन से अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए फैंग को अपनी डोमेन में ट्रैप कर लेता है। ये देखकर शैडो का गुस्सा भी शांत हो जाता है कि अब एनिमी मारा गया होगा, पर नहीं। फैंग उसकी डोमेन को तोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके घोस्ट के ऊपर डायरेक्ट अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके लगातार कई सारे अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि घोस्ट का आर्मर ब्रेक होने लगता है और फाइनली फैंग उसे जमीन के ऊपर पटकते हुए उसके आर्मर को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर धंसा चुका था, जो देखकर शैडो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और घोस्ट बेचारा उससे मदद की हेल्प मांग रहा होता है और उसकी तरफ रिंग कराने की कोशिश कर रहा था, पर तभी फैंग घोस्ट की बॉडी के अंदर घुसते हुए उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर शैडो को अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं होता और फिर जब फैंग उसकी तरफ देखता है तो उसे मालूम हो चुका था कि अब अगला टारगेट वही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फैंग उसका पीछा करते हुए एक ही अटैक में उसके आर्मर को तोड़ देता है। ये देखकर शैडो बेचारा हक्का बक्का रह जाता और कहता है, आखिर कैसे इसने एक स्लैश में मेरे आर्मर को कैसे तोड़ दिया। और फिर वो दोबारा से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी फैंग उसके सर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। इस वक्त शैडो की कंडीशन कैसी थी ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वो फैंग से कहता है, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉय को मारा तो वो तुम्हें। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता तभी फैंग उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों स्पेशल इनवॉइस को खत्म करते दौरान लुवो फैंग को मालूम हो चुका था कि यहाँ पर एक और थर्ड पर्सन भी है जो छुपा हुआ है और ये चीज सुप्रीम मास्टर को भी रियलाइज हो जाती है और वो भी चौंकते हुए कहता है, ओह नो, इसे मेरे बारे में कैसे पता चला, मैं तो अंधेरे में अपनी सांस रोककर छुपा हुआ हूँ, इवन स्पेशल इनवॉय भी मुझे नोटिस नहीं कर सके, ये लड़का रियल में है कौन। अभी वो इतना सोचते हुए दोबारा से लुवो फैंग की तरफ देखने लगता है कि तभी फैंग उसके सामने अपीयर हो जाता है। फैंग को अपने सामने देखकर सुप्रीम मास्टर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, जबकि फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक डोमेन मास्टर लेवल का वॉरियर है। सुप्रीम मास्टर गिड़गिड़ाते हुए लुवो फैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। फैंग, तुम जुनियू फैमिली के सुप्रीम मास्टर हो ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्लड लुवा क्रिस्टल्स चाहिए तो तुम्हें भी मरना होगा। ये सुनकर सुप्रीम मास्टर अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर फैंग के सामने उनकी ये चाल काम नहीं आती क्योंकि फैंग पलक झपकते उसे पकड़कर घुमाते हुए जमीन की तरफ थ्रो कर देता है। अब इससे पहले कि वो जमीन के साथ टकरा पाता, फैंग फिर से उसके नजदीक आते हुए उसे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से सुप्रीम मास्टर कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर एक बिल्डिंग के साथ टकराते हैं और उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और फिर फैंग तेजी से उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्वॉर्ड धंसाकर उसे जान से मारते हुए उसकी स्टोरी रिंग उससे छीन लेता है, जिससे उसे एक और ब्लड लुआ क्रिस्टल मिल जाता है। उसे पाकर फैंग काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे 10,000 पॉइंट्स और मिलेंगे। और फिर इसके बाद वो उन स्पेशल इनवॉइस की स्टोरी रिंग्स को लेता है, जिनमें से एक तो खाली थी जिसे फैंग फेंक देता है, पर वो बात है कि उसके अंदर काफी दिलचस्पी आ रही होती है, इसीलिए वो उसे चेक करने लगती है। और वहीं दूसरी स्टोरी रिंग के अंदर से फैंग को एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर एक ब्लड लुआ क्रिस्टल था, जिसे हासिल करने के बाद फैंग अब काउंट करने लगता है कि उसके पास टोटल कितने ब्लड लुआ क्रिस्टल्स हैं। तो उसे मालूम होता है कि अब उसके पास 10 क्रिस्टल्स हैं। तभी वो आता उसके पास आती है और वो कहती है, तुम्हें पता भी है ये जो अभी अभी तुमने फेंका ये क्या है? ये एक लाइट इंटेलिजेंस कम्युनिकेटर है, तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? वो बाता काफी ज्यादा गुस्से में ये बोल रही थी, पर हम देखते हैं कि फैंग तो उन ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर फिर भी उसने जितनी सी बात सुनी थी वो कहता है, क्या? तो वो बातों से समझाने लगती है कि ये कम्युनिकेटर किस काम आता है। वह बताती है कि ये ब्लड लुआ कॉन्टिनेंट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर में फैला हुआ है, जिसका मतलब है 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। और इसी वजह से अगर ये लोग एक दूसरे से बात करना चाहें तो इंस्टेंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये डिवाइस जो तुम देख रहे हो ये इंस्टेंटली लॉन्ग डिस्टेंसेस पर मैसेज भेज देती है, और इसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया है कि तुमने उन दोनों बंदों को मारा है जो इसने इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर सी योंग को भेज दिया है। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी शॉक हो जाता है। तभी बुबाता आगे कहती है, वो वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर है,
अगर उसने तुम्हें हंट करना चाहा तो तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हमारे पास अब 10 क्रिस्टल्स हो चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर अब फैंग भी सोच में पड़ जाता है और उसको जो स्पेशल इनवॉय की स्टोरी रिंग से ट्रेजर बॉक्स मिला था उसके अंदर उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर वर्ल्ड मास्टर सी योंग ने लिखा हुआ था, मैंने अपनी डील के अकॉर्डिंग तुम्हें 10 ब्लड लुओ क्रिस्टल्स भेज दिए हैं, अब अपना वादा पूरा करना। इसी के साथ सीन कट होता है, वर्ल्ड मास्टर लेवल सी योंग के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अब यहाँ ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में यांगयांग सिटी में आ जाता है। यहाँ आते ही हम देखते हैं कि इनके जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे इनके सामने जमीन पर झुके होते हैं। वर्ल्ड मास्टर सी योंग वहां पर आते अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, कौन है वो, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी टेरिटरी में आकर मेरे डिसाइबल को किल कर दिया और मेरे ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को चुराया। जब कोई भी सोल्जर उनकी बातों का आंसर नहीं देता तो मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लोगों को फ्रीज करके उन्हें मारने लगते हैं। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि उन्होंने लुओ फैंग के नेम का वांटेड पोस्टर निकाल दिया है, तो वो अपने सभी सोल्जर्स, स्पेशल इनवॉइस, घोस्ट, शैडो सबको ऑर्डर देते हैं, उस लड़के को पूरी दुनिया के हर कोने में छान मारो और उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। हमें यहीं से अंदाजा हो जाता है कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग अब कितने ज्यादा गुस्से में है। अब नेक्स्ट डे यांगयांग सिटी में हमें देखने को मिलता है कि मास्टर सी योंग के जितने भी सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर लोगों को मारते हुए उन्हें वांटेड पोस्टर दिखाकर उनसे पूछ रहे थे, क्या तुम में से किसी ने इसे देखा है? पर जब कोई नहीं बताता तो उन्हें जिस जिस पर भी शक हो रहा था वो उसे जान से मारने लगते हैं। वहीं सिटी के चौराहे पे कुछ लोग लुओ फैंग के वांटेड पोस्टर देख रहे होते हैं, तभी उसमें नाकी की टीम का भी एक मेंबर आकर उसे देख लेता है और वो लुओ फैंग को पहचान गया था। इसीलिए वो बिना टाइम हुए मास्टर सी योंग के कमांडर के पास जाता है जो यहाँ पर मुझे सभी सोल्जर्स को लीड कर रही थी। वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे फैंग की उनके साथ मुलाकात हुई, वो इस सिटी में आया और वो किस फैमिली के साथ मिला था। इस बारे में जानते वो जनरल उस पर्सन को अपने साथ ले लेती है और अपनी पूरी टीम के साथ नाकी की फैमिली की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि नाकी के फादर नाबू को भी सब कुछ मालूम हो चुका था कि लुओ फैंग ने कल रात क्या किया है और वो ये भी जान चुके थे कि लॉर्ड सी योंग भी उस पर्सन को ढूंढने के लिए आ गए हैं। तभी वहां पर लुओ फैंग की एंट्री होती है। उसे देखते ही अंकल ली उसे ग्रीट करने लगते हैं। फैंग नाकी के फादर से कहता है, मुझे आपसे और नाकी से बात करनी है। सीन कट होता और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नाकी और नाबू दोनों ही लुओ फैंग के सामने होते हैं और फैंग उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। अब नाकी के फादर ये जान चुके थे कि वर्ल्ड मास्टर सी योंग लुओ फैंग के पीछे है। फैंग उनसे कहता है, आप सभी लोग खतरे में हैं। नाबू, नाकी, आप मेरे साथ चलें। फैंग की ये बात सुनकर नाकी चौंक जाता है और अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर तो खुद को संभाल नहीं पाते और अपने दिल पर हाथ रखते हुए डगमगाते हुए अपने थ्रोन पर बैठकर कहते हैं, हमारी फैमिली यहाँ पर सेंचुरीज से रह रही है, मुझे उन्हें बचाना होगा। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर सी योंग के लोग बड़ी बेरहमी से उनकी फैमिली को जान से मारते हुए सीधे नाबू और नाकी को लेने के लिए बढ़ रहे होते हैं। नाबू भागते हुए अपने बेटे को पकड़कर लुओ फैंग के सामने ले आते हैं और उससे कहते हैं, लुओ फैंग, प्लीज तुम नाकी को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाओ, हमारे बचने के तो चांसेस बहुत कम है, कम से कम ये तो बच जाएगा। इस पर नाकी रोने लगता है और अपने फादर के गले लगते हुए कहता है, नहीं फादर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। उसके फादर की आंखों में भी आंसू थे पर फिर भी वो अपने बच्चे को चुप करवाते हुए कहता है, रो नहीं मेरे बच्चे। इतने में ही नाकी भी अपने घुटनों पर आ जाता है तो उसके फादर भी नीचे आते हुए उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, एट द एंड एक मर्द को अपने खुद के दम पर ही आगे बढ़ना होता है, अब तुम्हारा भी वक्त आ चुका है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाकी भी अपने फादर के गले लग जाता है और कहता है, नहीं, पर मैं अपनी फैमिली को खतरे में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उन दोनों बाप बेटे को इस तरह से एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव लगाता हुआ देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है और वो भी इमोशनल हो चुका था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब फैंग के ऊपर भी ऐसा टाइम आया था पर उस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। नाबू के फादर फैंग को इशारा करते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तो फैंग नाबू की जान बचाने के लिए उनकी मेमोरीज को इरेज करते हुए नाकी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और मास्टर सी योंग के गार्ड्स और सोल्जर्स नाबू की फैमिली को पीटते हुए उन सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं फैंग और नाकी के लिए सिटी से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस सिटी में हर तरफ मास्टर सी योंग के गार्ड्स कुत्तों की तरह गश्त लगा रहे हैं, पर वो दोनों किसी न किसी तरह करके इनसे बचने में कामयाब हो पा रहे थे। पर तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। इस पर फैंग फौरन से उस गार्ड की मेमोरीज को इरेज कर देता है। इसलिए मास्टर सी योंग के सभी सोल्जर्स की नाक के नीचे से निकलते हुए फैंग नाकी को अपने साथ ले जाकर यांगयांग सिटी से दूर चला गया था। सीन कट होता हमें मास्टर सी योंग को दिखाया जाता है जिनके पास उनकी जनरल आती है और उन्हें ग्रीट करते हुए नाबू और बाकी सभी को उनके सामने पेश करती है। मास्टर सी योंग को देखकर नाबू की पूरी फैमिली अपने घुटनों पर आ जाती है।
पर सी योंग कहाँ उन पर रहम करने वाला था। वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों को हवा में उठा लेता है, पर हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ उसने वहां पर मौजूद सारी की सारी बिल्डिंग्स को तोड़कर उन्हें भी हवा में उठा लिया था। और हमें दूर से भी एक नजारा देखने को मिलता है कि मास्टर सी योंग की पावर्स को रिलीज करने की वजह से आधे से भी ज्यादा यांग सिटी अब डिस्ट्रॉय होकर हवा में उड़ रही है। अपनी पावर्स का नमूना दिखाने के बाद मास्टर सी योंग उन सभी से कहते हैं, मुझे सच बताओ और मरो। उनमें से एक बंदा जो फैंग के बारे में जानता था वो डरते हुए कहता है, उसका नाम फैंग है, हम उससे सिटी के बाहर मिले थे, उसने 13 एक्सिस को बहुत आसानी से मार दिया था। उसकी इस बात से मास्टर सीओ को कंफर्म हो जाता है कि यह जरूर वही बंदा है। तो वो उससे पूछते हैं वो कहाँ से आया है, क्या उसकी कोई एलाइस है। अंकल ली उन्हें बताते हैं, हम सिटी वापस आने के बाद अलग हो गए थे, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर मास्टर सीयोंग उसे अपने हाथ से पकड़कर फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब नाकी के फादर कहते हैं, मैंने नाकी से उसके बारे में सुना था पर कभी भी इन पर्सन उससे नहीं मिला। मास्टर से कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो मेरे स्पेशल यूनिवर्स के मरने के बाद से ही गायब है, जरूर वो भी इन सब में शामिल होगा। इस पर अब नाकी के फादर के पास कोई भी आंसर नहीं होता क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि उनका बेटा कहाँ है। फैंग ने उनकी मेमोरीज इरेज कर दी थी, इसलिए वो अपने दिमाग पे जोर देने लगते हैं और उनके पसीने छूट रहे थे। उनके कोई जवाब न देने की वजह से मास्टर सीयोंग उनकी फैमिली के मेंबर्स को एक एक करके फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े करते हुए मारते जा रहे होते हैं। पर नाबू को वाकई अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो कोई आंसर नहीं दे पाते और एक एक करके अपनी फैमिली मेंबर्स को मरते हुए देखते रहते हैं। और अब लास्ट में मास्टर सीयोंग उसे भी फ्रीज करना शुरू कर देते हैं, पर अब भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मास्टर सीयोंग की जनरल, जो कि असल में उनकी डिसाइबल भी है, वो नाबू को पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करती है, पर फिर भी उसे फैंग और नाकी के बारे में कोई इन्फो नहीं मिलती। मास्टर सीयोंग को भी समझ आ जाता है कि उस पर्सन ने इनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। उनकी डिसाइबल नाबू को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी मास्टर उससे कहते हैं, रुको, ये हमारे काम आ सकता है। और अब इसके बाद मास्टर सीयोंग अपनी इविल स्माइल करते हुए कहते हैं, फैंग, तुमने इमोर्टल पैलेस को ऑफेंड किया है, तुम अब हमारी डेथ लिस्ट में हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, पर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे। इसी के साथ सीन कट होता और हम देखते हैं लुओ फैंग और नाकी को, जो कि अब यांग सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। जहाँ एक जगह पर रुकते हुए फैंग नाकी से कहता है, हम लोग यूरोंग वर्ल्ड में आ गए हैं, सीयोंग यहाँ से दर्जन्स ऑफ वर्ल्ड्स दूर है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक कभी नहीं आ सकता और ये जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी है। ये कहते हुए फैंग उसे अपनी स्टोरी रिंग से एक स्क्रोल निकाल कर देता है और कहता है, तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान तैयार किया है। ये कहते हुए वो स्क्रोल उसे दे देता है, जिसे नाकी पाकर काफी खुश होता है। तभी फैंग एक स्टोरी रिंग उसे देते हुए कहता है, इस स्क्रोल में दी गई टेक्निक्स और स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और इस स्टोरी रिंग में मौजूद ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी प्रैक्टिस को स्पीड अप कर सकते हो। इससे तुम आसानी से यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाओगे, पर अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम डोमेन मास्टर लेवल पर भी पहुंच सकते हो। ना कि ये पाकर लुओ फैंग का शुक्रिया अदा करता है। फैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। हाउएवर, एक रियल हीरो हमेशा अकेले ग्रो होता है। इस पर नाकी भी अपनी आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिलाता है। फैंग उसे ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इस पर नाकी भी अपने दिल में कहता है, गुड बाय। वहीं अब फैंग अपने स्पेसशिप में चला जाता है, जहां बबाता उसे बताती है, हमने अपनी जरूरत से ज्यादा ब्लड लुओ क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए हैं और अब बस तुम्हें 2 और ब्लड लुओ क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने हैं और फिर तुम बन जाओगे ब्लड वॉरियर। फैंग अपना चेहरा लटकाते हुए कहता है, मैं दूसरा क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तभी वो अपने सामने स्क्रीन पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी को ओपन करते हुए कहता है, यहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हमारी बॉडी की 10 टाइम्स ज्यादा एबिलिटी रिक्वायर होगी। पता नहीं ये एबिलिटी कौन सी है, लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो सोचने लगता है, तभी वो वाता उसे चौंकाते हुए कहती है, नाकी ने कहा था जितनी ज्यादा हैवी फॉग होगी उतना ही इन्हें एब्जॉर्ब करना आसान होगा, लो मिल गया रास्ता। और फिर वो उसे स्क्रीन पर एंशिएंट गॉड रूइंस दिखाती हैं जो कि इविल फोग से भरी हुई हैं। तो फैंग वहां पर जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये लोग अपने स्पेसशिप पर बड़ी तेजी के साथ उन एंशिएंट गॉड रूइंस पर पहुंच जाते हैं। जहां फैंग के उन रूइंस के अंदर जाने से पहले वो बाता उसे बताती है, ये रूइंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इन डायामीटर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ को यहाँ पर फेंक दें तो वो रेगिस्तान में मौजूद रेत के कण की तरह होगी, यानी कि ये एंशिएंट गॉड रूइंस इतनी ज्यादा बड़ी है। बबाता की यह बात सुनने के बाद फैंग अपना आर्मर वेयर करते हुए एंशिएंट गॉड रूइंस की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ कोरा जब उसकी बॉडी में जाता है तो उसे किसी को किल करने की ख्वाहिश होने लगती है। ये ईविल ओरा फैंग की बॉडी में बैड इंटेंशंस भरने लगा था। इसे फील करते हुए फैंग एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये ओरा तो मुझे पागल बना देता।
फैंग इस ऑरा के इफेक्ट से खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी इमोर्टल पैलेस के कोई स्पेशल इनवॉइस जो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं वो फैंग को देखकर पहचान जाते हैं कि ये इमोर्टल पैलेस का एनिमी है, इसीलिए उन्होंने फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे फैंग भी चौंक जाता है कि इनको मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। अब क्योंकि ऑलरेडी फैंग के ऊपर इविल ऑरा हावी हो रहा था और उसे किसी को मारने की चाह हो रही थी, इसीलिए वो फाइट में इविल ऑरा की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर वो स्पेशल इनवॉय फैंग से बचकर भागने की कोशिश करता है। पर फैंग उसे कहां भागने देने वाला था, वो उसका पीछा करने लगता है तो स्पेशल इनवॉय एक ट्रैप फेंक कर फैंग को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए फैंग ने अपने फ्लाइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। कि तभी इतने में एक दूसरा इनवॉय अपनी एक्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसे जान से मारते हुए कहता है गो टू हेल। फैंग उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक तो करता है पर उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वो इसे एक पल के लिए भी नहीं रोक पाता और इससे हिट होते हुए सीधा जाकर एंशिएंट गोड रून्स के अंदर गिरता है। ये वाला बंदा लुओ फैंग से ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो फैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो फैंग अपनी बॉडी को चेंज करते हुए उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है, जिसमें अब वो जैसे अपनी शैडो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस इनवॉय को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर दूसरा बंदा आकर उसे बचा लेता है। और यहाँ पर अब एक साथ 4-5 लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिन्हें फैंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए दूर हटने पर मजबूर कर देता और स्लैश अटैक लगाते हुए उस पर्सन को जान से मारने ही वाला था। पर टाइम रहते ही वो बंदा फैंग के अटैक को डॉज कर लेता है। अब क्योंकि वो मरता मरता बचा था तो वो फैंग के ऊपर एक ट्रैप फेंकता है ताकि फैंग उसका पीछा न कर सके और खुद वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। इस वक्त इस बंदे की हालत कितनी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अगर इसके साथ ही इसके साथ फैंग को रोकने वाले ना होते तो ये कब का मारा जाता। फैंग उसके साथियों को संभालने में उलझा होता है और उसको इस तरह से अपने 3 टीममेट्स के साथ एक ही वक्त में फाइट करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है हम दोनों ही यूनिवर्स लेवल 9 पर हैं। मुझे लगा था कि मैं इसे आसानी से किल कर दूंगा, लेकिन इसके मूव्स तो शैडोज से भी ज्यादा फास्ट हैं। और तो और इसने घोस्ट के हमलों से बचते हुए मुझे एक हार्ड हिट दी। अभी वो इतना सोच रहा होता है कि तभी फैंग उसके साथियों से बचते हुए दोबारा से इसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, जिससे बचने के लिए ये भागने लगता है। पर उसके टीममेट्स दोबारा से फैंग के ऊपर हमला करते हुए उसे उलझा लेते हैं और ये लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब इससे पहले कि इनके वेपन्स फैंग की गर्दन को टच कर पाते, फैंग अपनी एब्सोल्यूट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को फ्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से ये सभी पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। उनके स्पिरिचुअल वेपन्स को देखकर फैंग अपनी स्टोरेज रिंग से अपने सारे के सारे फ्लाइंग नाइफ्स निकाल लेता है और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कि मानो फ्लाइंग नाइफ्स का तूफान आ गया हो। और फिर फैंग अपने इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स से उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिनसे बचने के लिए वो सभी स्पेशल इनवॉइस अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं। पर यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, इसीलिए वो लोग अपने स्पेसशिप को वहां पर बुला लेते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर अफसोस इस भागदौड़ में उनका एक साथी फैंग के हाथों मारा जाता है और बाकी के सक्सेसफुली भागने में कामयाब हो जाते हैं। फैंग उनका पीछा नहीं करता, बल्कि उसने जिस स्पेशल इनवॉय को मारा था वो उसकी स्टोरी रिंग को अपने पास रख लेता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये लोग पहले वाले स्पेशल इनवॉयस के जैसे पावरफुल तो नहीं है, पर सभी टैलेंटेड हैं और इनके पास वेपन्स भी कमाल के हैं। ये जरूर इमोर्टल पैलेस के बेस्ट वॉरियर्स होंगे। अच्छा हुआ मैंने इन सभी को नहीं मारा, अगर ये सभी अभी मेरे हाथों मारे जाते तो यहाँ का माहौल और भी खराब हो जाता। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे जल्द ही जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। ये कहते साथ साथ फैंग उन रूइंस की गहराई में भी जा रहा होता है, जहाँ बबाता उसे साथ साथ ये बता रही होती है कि अभी इस जगह का ऑरा कितना ज्यादा डेंस है। फैंग जैसे जैसे ज्यादा डेंस ऑरा में जा रहा था तो उसे अपनी हड्डियों और बॉडी में चेंजेस महसूस हो रहे होते हैं और फिर एक जगह पर पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और वो दोबारा से इवॉल्व हो रहा है। फैंग की बॉडी के सेल्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है। फैंग इस पावर को फील करते हुए कहता है वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं रीबोर्न हुआ हूँ। अगर मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है और टाइम भी बचाना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा घनी इविल फॉग में जाना होगा। और फिर वो और भी ज्यादा डेंस इविल फॉग को ढूंढने लगता है, जहां उसे एक जगह पर एक पिट नजर आती है। इस जगह की इविल फॉग एक्सट्रीमली हैवी होती है, जहां पर कोई आम वॉरियर या स्पेशल इनवॉय जाने का सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए फैंग अब अपनी कल्टीवेशन करने के लिए इसी जगह को चूज करता है और उसके अंदर जाना शुरू कर देता है, जहाँ अपने लिए बैठकर कल्टीवेशन की जगह ढूंढते वक्त वो सोचता है मेरी ह्यूमन बॉडी और मूशा क्लैन बॉडी की कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन मेरे गोल्डन और बीस्ट के लिए मुझे अभी भी इफेक्टिव बैटल स्किल्स की जरूरत है। इसी दौरान फैंग को कुछ रियलाइज होता है तो एक जगह पर रुक जाता है और उसे अपने सामने कुछ प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, जिसमें एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर एक वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है। इससे फैंग को रियलाइज होता है कि ये इविल फॉग यहाँ पर इनकी बैटल के ओरा की वजह से क्रिएट हुई है और ये तब की बात है जब इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट और ह्यूमंस ने मिलकर एलियंस के अगेंस्ट फाइट की थी। उस फाइट में हुई इतनी ज्यादा किलिंग्स की वजह से यहाँ पर ये ओरा इकट्ठा हो रखा है।
फैंग उस बीस्ट को देखते हुए कहता है, इसकी फॉर्म और पावर्स तो बिल्कुल गोल्डन और बहमूद से मिलती जुलती हैं और ये भी एक स्ट्रेलर जाइंट है। यहीं से फैंग को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए भी 3 न्यू स्किल्स मिल जाते हैं, जिनमें से पहला होता है शैडो हंटिंग, दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग, तीसरा गोल्डन हॉर्न। इन स्किल्स की वजह से फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कल्टीवेशन की रफ्तार भी अब बढ़ जाएगी। अब फिर इसके बाद फैंग उस इविल फॉग से भरी हुई खाई के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी मूशा क्लैन बॉडी को बाहर नजर रखने के लिए भेज देता है, जहां उसकी मूशा क्लैन बॉडी बाहर कॉन्टिनेंट में हो रहे सभी हालात के बारे में फैंग को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या फैंग के लिए जरूरी है, एवरीथिंग। इवन के नाकी क्या कर रहा है, इसके बारे में भी फैंग को इन्फो मिलती रहती है। जो सब कुछ जानकर फैंग कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है, मेरी ट्रू गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की वजह से मैं इस इविल फॉग को क्विकली अडेप्ट कर पा रहा हूँ, जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड और बढ़ रही है। मैं खुश हूँ कि मेरी दी हुई टेक्निक्स और ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए नाकी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पा रहा है। हाउएवर वो नहीं जानता कि उसकी फैमिली को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। लकीली उसके फादर नाबू अभी भी जिंदा है। सियोंग ने उसे किल नहीं किया और नाकी के लिए बलि का बकरा बनाकर रखा हुआ है, इसीलिए अभी के लिए वो सेफ हैं। मेरे ब्लड वॉरियर का टाइटल हासिल कर लेने के बाद मैं उन्हें रेस्क्यू करूंगा। हमें देखने को मिलता है कि फैंग के लिए सेकंड ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो कई बार ट्राई करता है उसे एब्जॉर्ब करने की, लेकिन हर बार फेल हो रहा था और आखिरकार कई बार लगातार कोशिश करने के बाद वो इसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब वो अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी अटैक्स की पावर्स अब दोबारा से 50% तक इंक्रीज हो गई हैं और उसके ओरिजिनल लॉज की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियरर होती जा रही है, जिससे वो अपने मल्टीपल क्लोन्स को और भी इजीली और अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तो वो सोचने लगता है कि अब मैं अपनी गोल से सिर्फ एक कदम पीछे हूँ, पर बदकिस्मती से मैं तीसरे ब्लड लुओ क्रिस्टल को अभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे मेरी बॉडी की 100 टाइम्स एबिलिटी चाहिए और मेरे लिए तो दूसरे क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल था। मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी फैंग को अपने नजदीक कोई हलचल महसूस होती है। वहां जाकर उसे देखते हुए वो कहता है, ये तो और भी गहराई में जाने का रास्ता है, जरूर नीचे कुछ ना कुछ तो है। वहाँ की इविल फॉग और भी ज्यादा डेंस है। अब क्योंकि उसे अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए ऐसी ही एक जगह चाहिए थी, इसीलिए वो उसकी और गहराई में जाने लगता है, जहाँ काफी देर तक नीचे चलते रहने के बावजूद भी फैंग को उसका बॉटम नहीं मिला था। इसीलिए वो सोचता है, मैं 5000 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ, पर इसकी डेप्थ है कि खत्म होने का नेम ही नहीं ले रही। ऐसे ही करते करते वो 9000 किलोमीटर नीचे चला जाता है, फिर 12000, फिर 15000 और फाइनली वो नीचे पहुंच ही जाता है, जहां की इविल फॉग पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा डेंस है। वहां पर पहुंचकर वो अपने आसपास देखने लगता है कि हलचल कहां से हो रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ठीक फैंग से थोड़ी ही दूर एक पर्सन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, जिसे फैंग की मौजूदगी महसूस हो जाती है। तो वो अपने एक बंदे से कहता है, ये यहाँ पर जो कोई भी आया इसने मेरी कल्टीवेशन को इंटरप्ट किया है, उसे मार डालो। तो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मानते हुए वो बंदा फैंग को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है, पर हमें यहाँ पर इसकी लुक नहीं दिखाई जाती कि आखिर ये है क्या भला। वहीं फैंग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी उसे भी रियलाइज होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी उसे अप्रोच कर रही है। इसीलिए वो अपना वेपन निकाल कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो पर्सन जो फैंग को किल करने के लिए आया वो भी वहां पर आ जाता है और आते ही फैंग के ऊपर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसे फैंग ब्लॉक तो कर लेता है, पर उस पर्सन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। वो फैंग की दूसरी तरफ से आते हुए उस पर हमला करता है। फैंग फिर ब्लॉक कर लेता है, वो फिर हमला करता है। फैंग फिर ब्लॉक कर लेता है, वो फिर हमला करता है। ऐसे वो तेजी के साथ फैंग के ऊपर कई बार हमला करता है, जिसे हर बार फैंग ब्लॉक कर ले रहा था, पर फैंग उसके साथ फाइट बैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बंदा उसे मौका ही नहीं दे रहा था हमला करने का। और जब फैंग को एक मौका नजर आता है तो वो फौरन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज करते हुए दोबारा से फैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे बुरी तरह से हिट होने की वजह से फैंग दूर जा गिरता है। और इन दोनों की ये फाइट बिल्कुल घूस बम्स दे देने वाली थी। अगर फैंग से यहाँ पर जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो इस बंदे का वेपन उसकी बॉडी को चीर देता। अब इन दोनों के बीच तेजी के साथ फ्लाई करते हुए कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें काफी देर तक फाइट करते रहने के बाद फाइनली फैंग उस पर्सन का बाजू काटने में कामयाब हो जाता है। पर वो बंदा फिर भी नहीं रुकता। वो अपने दूसरे हाथ से फैंग को जान से मारने की कोशिश करता है। फैंग उसे जान से मारना नहीं चाहता था, पर उसे ना रुकता हुआ देखकर वो कहता है, अगर इंजरीज और पेन तुम्हें नहीं रोक सकती तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहते हुए फैंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लाइट से भी ज्यादा रफ्तार के साथ उसके ऊपर चारों तरफ से हमले करते हुए फाइनली उसे जान से मार डालता है। उसने उसको बहुत ही ब्रूटली किल किया था। हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो पर्सन फिर भी मरते हुए यही बोल रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे देखते हुए फैंग को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहता है, ओह नो, ये एक डोमेन मास्टर है पर पागल हो चुका है। पर एक पागल डोमेन मास्टर यहाँ नीचे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कहीं
अब इससे पहले कि फैंग आगे कुछ कह पाता तभी उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है और उस मॉन्स्टर की बॉडी हवा में उड़ने लगी थी, जो देखकर फैंग को रियलाइज हो जाता है कि इस बंदे को कंट्रोल करने वाला कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। इसलिए वो ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि इसका मेरे साथ फाइट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, फैंग को अपने आसपास का टाइम रुकता हुआ महसूस होता और उसकी बॉडी के अंदर की सारी मूवमेंट्स ठप पड़ जाती हैं और उसका हार्ट भी स्लो होने लगा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मास्टर ने फैंग को अपनी डोमेन के अंदर ट्रैप कर लिया है, जिस वजह से फैंग मूव भी नहीं कर पा रहा होता। और वो बंदा कहता है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। फैंग उस पर्सन के प्रेजेंस को महसूस करते हुए कहता है मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है कि ये मेरे नाक से अंदर नहीं जा रही बल्कि सीधा मेरी सोल से आ रही है। ये बंदा जो कोई भी है खौफनाक है। असल में दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी है, इसी वजह से वो इस डोमेन में ट्रैप्ड है। पर अगर वो अपनी मूशा बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो पल भर में ही यहाँ से निकल सकता है। तभी वो पर्सन फैंग से कहता है तुम यूनिवर्स लेवल पर हो, लेकिन तुमने मेरे डोमेन लेवल ब्लड डीमन को मार दिया। मेरा नाम ब्लड गॉड बाकी है, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। और फिर वो फैंग को 2 चॉइसेस देता है, सरेंडर करो या मरो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से अपना डिसीजन बताओ। 10, 9। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके फैंग के आसपास के इन्वायरमेंट को ब्लास्ट करता जा रहा था और जैसे ही 10 सेकंड्स कंप्लीट होते फैंग की बॉडी भी ब्लास्ट। हम देखते हैं कि जैसे जैसे काउंटडाउन खत्म होता जा रहा होता है तो फैंग की बॉडी के ऊपर भी क्रैक्स आ रहे थे और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। पर फैंग को इस सबसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है तो वो अपने मन में सोचता है मैं अपनी मूशा बॉडी का यूज करते हुए यहाँ से निकल सकता हूँ, पर उससे मेरी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी और इमोर्टल पैलेस वाले मुझे हंट कर लेंगे। क्या मुझे रुकना चाहिए या निकलना चाहिए? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और अब जैसे वो बंदा फैंग को किल करने ही वाला होता है तभी फैंग कहता है माय लॉर्ड, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर ब्लड गॉड बाकी अपनी सारी पावर्स को हटा लेते और कहते हैं तुमने सही फैसला किया, अब फैंग की जान में भी जान आती है। ब्लड गॉड बाकी उससे कहते हैं अब से तुम अपना नेम और पास्ट भूल जाओ क्योंकि तुम एक ब्लड गार्ड हो। अब क्योंकि फैंग सरेंडर कर चुका और ये पर्सन फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए उनकी बात को मान जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग इनके साथ क्या करेगा।